नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई निरंतर रूप से कर रहे होंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी वीडियो से कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो। जो भी आपका डाउट है मैं उस कमेंट का आपको ज़रूर सजेशन दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई निरंतर रूप से कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट होगा और मुझे इतना अच्छा लगा कि आप सभी की डिमांड पर मैंने जीएस का कराने की कोशिश की है, जिसमें हम भारत का संविधान के बारे में जानेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत हम 355 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ एवं 22 भागों के बारे में विस्तारपूर्वक समझेंगे। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जितनी भी सारी एग्ज़ाम्स होती हैं वन डे एग्ज़ाम्स, जितने भी सारी एग्ज़ाम्स होती है, चाहे तो दोस्तों कोई सी भी एग्ज़ाम देख लो, चाहे आप यूपीएससी की देख लो, यूपीएससी एग्ज़ाम्स देख लो, आप इनके अलावा कोई सा भी आरआरबी का पेपर देख लो, या दोस्तों इनके अलावा जैसे कि बैंक का पेपर होता है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनके अलावा एसएससी के अंदर सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एंड इनके अलावा जो एग्ज़ाम्स होती है जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूपीपीपीएससी हो गया, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि आरएस हो गया, आरएस का पेपर, जितने भी सारी दोस्तों ऑल इंडिया की जितनी भी सारी एग्ज़ाम होती है, ऑल इंडिया की जितनी भी सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती है, उसमें ये चैप्टर बहुत आपको प्रॉफिट देने वाला है। तो आप स्वयं भी देख सकते हो इसमें कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, समय को देखते हैं। तो मोटिवेशन कोड के साथ में हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करे, किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ खुलने में तो काफ़ी टाइम लग रहा है, इससे पीडीएफ खुल जाएगी, मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। पीडीएफ खुल चुकी है दोस्तों, पीडीएफ खुल चुकी है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये पीडीएफ खुल चुकी है। आपको पता है कि हम टॉपिक को बात कर रहे हैं भारत का संविधान के बारे में। किसके बारे में? भारत का संविधान के बारे में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। आपको दोस्तों ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जो मैं पीडीएफ लेकर आया हूँ ये ओरिजिनल भारतीय संविधान की कॉपी है। इसमें क्या है? कॉपी है ये। आपको पता है ये ओरिजिनल संविधान है, इसकी कॉपी की गई है। कितने पेज की है? मात्र आप पेज की बात की जाए तो दोस्तों ये 1 मिनट में बता ही देता हूँ आपको। यह है 400, कितने की पेज है दोस्तों? ये 400 और 3 पेज की पेज है इसमें, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इसमें कि जैसे कि 400 के लगभग 95 के लगभग अनुच्छेद इसमें पहले थे, लेकिन जो अब वर्तमान में है, वर्तमान की बात की जाए तो कितने हैं? वर्तमान की बात की जाए तो 395 है, 395 आर्टिकल है। और इसमें अनुसूची की बात की जाए तो दोस्तों अनुसूचियाँ कितनी है? 12 अनुसूची। और भाग की बात की जाए तो इसमें भाग कितने हैं? 22 भाग। तो इनको पूरों को एक एक करके क्लियर करेंगे। इस पार्ट को दोस्तों हम 4-5 दिन तक इसको करीब 8-10 दिन तक इसको चलाएंगे हो सके। और दोस्तों मैं इतना वादा करता हूँ आपसे कि इसमें आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बड़ी बड़ी एग्जाम्स, यूपीएससी वगैरह एग्जाम्स हो गए, और बड़ी बड़ी जैसे कि एग्जाम्स होती है, आरएस का पेपर हुआ, कोई भी एमपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ट्रिपल एट हो गया, इनके अलावा सीपीएससी हो गया, इनमें जो पेपर्स होते हैं इनमें एग्जाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि भारत का संविधान यानी कि 26 नवंबर 2021 को ये था विद्यमान। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसमें कुछ चीज़ें एडिशंस की गई थी 26 नवंबर 2021 को। तो देख लेते हैं इनको विस्तारपूर्वक। आपको पता है दोस्तों कि ये 2021 में प्रकाशित की गई थी। भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। आपको पता है दोस्तों ये ओरिजिनल कॉपी है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ये भारत के संविधान का द्विभाषी के रूप में 5वां जैव संस्करण है। इस संस्करण में संविधान के 150वां संशोधन अधिनियम 2021 के तहत सभी संशोधनों को सम्मिलित करते हुए भारत के संविधान के पाठ को अध्ययन किया गया है। पाठ के नीचे दिए गए टिप्पण संविधान संशोधन अधिनियमों को इंगित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे संशोधन किए गए हैं। भारत और बांग्लादेश सरकारों के बीच अर्जित और अंतरित राज्य क्षेत्रों के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करने वाले संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015
परिशिष्ट 1 में बंद किया गया है। संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होना आदेश 2019 तथा संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अधीन घोषणा का क्रमशः परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3 के लिए संदर्भ उपबंध किया गया है। तो इसमें नई दिल्ली, इसमें मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, नई दिल्ली के द्वारा जो मंत्रालय है वहाँ पर आपको मतलब मुख्यालय है, ठीक है, हेडक्वार्टर है। और वहाँ पर इस पर हस्ताक्षर किया गया था डॉक्टर रीटा वशिष्ठ के द्वारा। तो दोस्तों एक एक करके जानते हैं इसमें अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता है कि संविधान में स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, नॉर्मल तरीके से जान लेते हैं कि भाग 1 में दोस्तों, ठीक है, कि भाग 1 में किसके बारे में जिक्र है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। इसके बारे में संघ और राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र होगा, यानी कि इंडिया को 2 नाम से जाना जाएगा, क्या क्या, एक तो भारत, एक इंडिया, इनके अलावा दूसरा नाम नहीं है। तीसरा है दोस्तों सिक्किम, दूसरा अनुच्छेद ये कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश से स्थापना, और दूसरा क्या कहता है, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना और लोप किया जाना, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन। अगर मान लीजिए कोई राज्यों के नाम में चेंज करना चाहेंगे, जैसे आपने देखा होगा कोई नाम में या फिर कुछ स्टेशन वगैरह हो गया, रेलवे हो गया, कुछ भी संस्थानों में नाम चेंज कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 4 में ये कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और प्रमाणिक विषयों को बंद करने के लिए अनुच्छेद, ठीक है, ये हो गया। अब भाग 2 में देख लेते हैं। भाग 2 क्या कहता है, नागरिकता से संबंधित है। किससे, नागरिकता में। इसमें कितने आर्टिकल तो आप बताएंगे, इसमें 5 से लेकर 12 आर्टिकल इसमें मौजूद है। तो 5वां आर्टिकल क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता बिल्कुल है। छठा क्या कहता है कि भाई पाकिस्तान से अगर भारत को लौट रहे हैं, पाकिस्तान से भारत लौट रहे हैं तो कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार है। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी कि पाकिस्तान को जाने वाले, पाकिस्तान से आने वाले आर्टिकल 6 और भारत से जाने वाले आर्टिकल 6, 7। आर्टिकल 8 ये कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। आर्टिकल 9 ये कहता है कि विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक होना। आर्टिकल 10 ये कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रखना। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। आर्टिकल 3 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 3 कहता है मूल अधिकार। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो मूल अधिकार आपको बताना है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया दोस्तों, अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो दोस्तों कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है, ठीक है। तो मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो कितने हैं, टोटल 10 कर्तव्य हैं, ठीक है, जी हाँ। और मूल अधिकार की बात की जाए तो दोस्तों इसमें कितने हैं आपको पता है, समानता का अधिकार है, शोषण का विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये ना, जी हाँ। तो इसको बारे में से डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। तो आर्टिकल 12 ये कहता है कि मूल अधिकार की परिभाषा का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकार से संगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं, ठीक है। अब इनके देख लेते हैं। समता का अधिकार कितने हैं, इसमें कितने समता का जो अधिकार है, समता का अधिकार है, जिससे हम समाज समता का अधिकार, इसमें कितने आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल की बात की जाए तो 14 से लेकर 18 आर्टिकल इसमें देख लेते हैं। 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि सभी के लिए विधि के समान अधिकार है। आर्टिकल 15 क्या कहते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी भी प्रकार का विभेद नहीं। वो ऐसा नहीं है कि जैसे कि भारत में हिंदू धर्म होगा तो हिंदू धर्म को ही अलग से यहाँ पर कोई विशेष अथॉरिटी है या फिर कोई विशेष प्रकार से इनकी सुविधा दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि भारत में रहने वाले चाहे कोई सभी धर्म का हो उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि एक तरह के आप इससे कह सकते हो जैसे कि रिजर्व, यानी कि ST SC को OBC को रिजर्व दिया गया है सेंट्रल लेवल पर, तो उनके बारे में चीज़ों को प्रावधान किया गया है। और इनमें ये चीज़ें भी प्रावधान की गई जैसे कि जो श्रवण समाज होते हैं, जो श्रवण समाज उनमें आते हैं जैसे कि जनरल में कैंडिडेट में होते हैं, जिनके पास बिल्कुल ही जमीन भूमि, वो किसान होते हैं और उनकी स्थिति बहुत ही लो की अंतर्गत आती है, तो उनको स्पेशली लोक नियोजन की तरफ विशेष रिजर्व सीटें प्रदान की गई 10% का। और अस्पृश्यता की बात की जाए, अस्पृश्यता का यहाँ पर यानी कि आर्टिकल 17 यह कहता है कि किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं होगी, यानी कि भारत में अगर कोई किसी भी प्रकार के नागरिक के साथ में छुआछूत हो रही है, जैसे कोई संस्थान में पढ़ रहे हैं वहाँ पर किसी प्रकार की छुआछूत हो रही है, तो एक दंडनीय अपराध के
रूप में माने जाएंगे। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। भाई पहले क्या होता है, जैसे विदेशों में क्या, विदेशों से डिग्रियाँ उपाधि के रूप में दी जाती थी, तो उनको उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 19 की बात की जाए तो आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में कहता था भैया स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो इसमें कितने आर्टिकल है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार में, क्या मुझे बता सकते हो? आर्टिकल 19 से 22 यानी कि 19 से 22, ठीक है। तो 19 क्या कहता है कि वाक स्वतंत्रता, यानी कि इसमें सभी वाक मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। 20 क्या कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण, बिल्कुल है। 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता रक्षण, यानी कि हर प्रत्येक मनुष्य को अपने प्राणों की रक्षा करने का आज़ादी दी गई, यानी प्राण पर देही पर उसके किसी भी प्रकार की प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ये उसका अधिकार है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। भाई आर्टिकल 21 क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। आपको पता होगा आर्टिकल यानी कि भारत शिक्षा अधिनियम 2009 में लागू की गई थी, ठीक है। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय लागू की थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के तो हमने पढ़ा समानता का अधिकार, दूसरा पढ़ रहे स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि आर्टिकल 23 ये कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव के साथ में यानी कि मान लीजिए ये क्या होता है, देखो इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। मान लीजिए जैसे कोई मानव है फैक्ट्री में काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम करना चाहता है और उसे फैक्ट्री वाले रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो उसके संबंध में सरकार क्या प्रावधान करेगी? सरकार ये प्रावधान करेगी कि मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री है उसमें जैसे कि लोगों की कमी है और वो उसे लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, तो वह उसे फैक्ट्री को या तो कम गवर्नमेंट उसे सील कर देगी या फिर उन्हें नोटिस जारी कर देगी। बस इसमें इसमें जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम दिया जाए। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों नियोजन, यानी कि आर्टिकल 24 कहता है कि मान लीजिए कोई कारखानों में नाबालिग उम्र में या कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो 18-14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, उनको अगर काम पे लगा रखा है कारखानों में, तो उन्हें दंडनीय अपराध के रूप में कम अपराध के रूप में माना जाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार के बच्चों पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं करा सकती। अब बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और पहला है समानता का अधिकार। अब पढ़ रहे हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें क्या है, देखो अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के रूप में अपने धर्म की प्रचार करने की बहुत छूट दी गई है। ऐसा नहीं है कि भारत में जैसे अगर कोई सिख धर्म का व्यक्ति है और वो प्रचार करना चाहता है तो उसे कोई किसी प्रकार की रोक लगा नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसे भी किसी प्रकार की उसे सब प्रकार की आज़ादी दी गई, वो चाहे तो अपने प्रचार के रूप में कर सकता है, उसे फुल छूट दी गई है। अपने धर्म के रूप में धर्म को मानने वाले जो लोग हैं अपने प्रचार कर सकता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता यानी कि अपने धर्म के प्रति जो कार्य होते हैं उनको प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई, अपने धर्म के प्रति प्रचार कर सकते हो, कोई उसे सभी प्रकार की छूट प्रदान की गई है। यानी 25 सभी लगभग एक जैसे समान है। 25 में यहाँ आचरण यानी कि अपने नियम के अनुसार, ऐसा नहीं है भाई धर्म को मानो लेकिन अपने कानून कायदे नियम में रहो, उसके तहत मान सकते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। भाई हर नागरिक को ये शिक्षा, हर नागरिक को ये अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई कि वह अपनी जो निजी भी खोल सकती है अपने धर्म के, अपनी जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मुसलमानों में मुस्लिम धर्म में के अंतर्गत शिक्षा के लिए अलग से वो खुली होती है जिसका नाम होता है मदरसा। क्या नाम होती है? मदरसा। वहाँ पर नमाज़ों के बारे में या ईद दरगाह के बारे में शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद में पढ़ेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें क्या है दोस्तों? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें आर्टिकल 29 में कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में, यानी कि अल्पसंख्यक के बारे में भी सोचा गया है कि अल्पसंख्यकों को विशेष प्रकार से सुविधा प्रदान करनी चाहिए, उनके बारे में भी शिक्षा, चिकित्सा, हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। आर्टिकल 30 ये कहता है 30 कहता है आर्टिकल 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा।
आर्टिकल 31 क्या कहता है, आर्टिकल 31 क्या कहता है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन लोग। क्या पहले संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था, इसको हटा दिया गया, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया आर्टिकल 31 के तहत। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। कुछ विधियों का व्यावर्ती, आर्टिकल 31 में क्या कहता है, संपदाओं आदि के अर्जन के उपबंध करने वाली विधियों की व्यावर्ती। 31 ख क्या कहता है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 31 घ क्या कहता है, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावर्ती। 31 घ राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संदर्भ में विधियों की व्यावर्ती लोप किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, 33, 34 और 35। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 आर्टिकल, जिसमें पहला है 32, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। 32 का क्या कहता है, राज्य विधियों की संवैधानिकता वैधता पर अनुच्छेद 32 के तहत कार्रवाई में विचार न किया जाना। आर्टिकल 33 क्या कहता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 34 क्या कहता है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्तन है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन होना। आर्टिकल 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान। भाग 4 क्या कहता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क्या कहता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी जुटाता है। भाग 4 क्या कहता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो आर्टिकल 36 परिभाषा वर्णन किया गया। आर्टिकल 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। आर्टिकल 38 में राज्य लोक सेवा कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 39 क्या कहता है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। और आर्टिकल 39 क्या कहता है, समान न्याय और निःशुल्क विधि संहिता। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही स्टार लगा लीजिएगा जितना हो सके। 39 का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम्स में कि ग्राम पंचायतों का संगठन कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आपको बताना आर्टिकल 40 के तहत। आर्टिकल 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। वह कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता उपबंध के बारे में। आर्टिकल 43 क्या कहता है, कामकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आर्टिकल 43 का क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। आर्टिकल 43 का क्या कहता है, सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। आर्टिकल 44 क्या कहता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। दोस्तों ये पूछा गया है, ये बहुत पूछा गया है। ये दोस्तों आपको पता है कि एसएससी की एग्जाम्स में पूछा गया था। अभी एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था रिसेंटली में, ये हुआ था, अभी आपको पता है कि इसमें 2023 का पेपर हुआ था, इसमें पूछा गया था नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। तो आर्टिकल कौन से तहत, 44 के तहत। आर्टिकल 45 की बात की जाए तो 21 के लिए 6 वर्ष से कमाई के बालकों के लिए बाल व्यवस्था देखरेख के बारे में। आर्टिकल 46 की बात करें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के दुर्बल वर्गों की शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए। ये भी दोस्तों पूछा गया था, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था दोस्तों, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने हेतु किस राज्य के अंडर आता है, कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 47 के तहत। पोषाहार यानी कि पोषाहार स्तर यानी कि उसमें सुधार के, जीवन को स्तर सुधार के लिए आंगनबाड़ी वगैरह इस योजना चलती है, ये बच्चों के लिए मिड डे वगैरह चलती है, तो इसी आर्टिकल के तहत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया पोषाहार स्तर, तो आपको होता है ना 47। 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का संगठन। भैया 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 का क्या कहता है, पर्यावरण के बारे में। देखो 48 में क्या होता है, कृषि, तो इसको कैसे याद रखें दोस्तों, इसकी ट्रिक देखो। 48 का मतलब यार 8 और 4 12, आपको देखो 12 महीने में क्या होती है, कृषि फसल होती है ना, तो फसलों में होती है, तो उसके लिए क्या चारा, किसके लिए, पशुओं के लिए। तो ध्यान रखना 8 4 12, 8 4 यानी कि 8 4 12,
8 4 होता है ना, 4 8 देख लें, याद है 4 8 12, तो 12 जैसा है, तो 12 महीना नाम की 12 महीना क्या होती है कृषि, और कृषियों के लिए क्या होता है, कृषि से क्या होता है चारा, चारा किसके लिए होता है पशुपालन के लिए, ठीक है। आर्टिकल 49 किसी में पर्यावरण का संरक्षण यानी कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए, 48 का है भाई पशुपालन, तो पशुपालन की रक्षा के लिए आर्टिकल 48 का हो जाएगा। 49 क्या कहता है, जितने भी भारत में राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे कि महात्मा गांधी का हो गया, भीमराव अम्बेडकर का हो गया, महाराणा प्रताप का हो गया, जितने भी सारे जैसे अम्बेडकर का, महाराणा प्रताप का, गांधी जी का, भगत सिंह का, और इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद का, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिनके प्रतिमा स्थल, उनको संरक्षण दिया जाए उनका, उनके लिए, ठीक है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, यानी कि कार्यपालिका का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है न्यायपालिका से, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए। आर्टिकल, अब देखो भाग 4 का क्या कहता है, मूल कर्तव्य के बारे में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, तो इसमें ध्यान रखना दोस्तों, मूल कर्तव्य इसमें है, इसमें आपको 10 कर्तव्य होते हैं मूल कर्तव्य। और कहाँ से लिया गया दोस्तों, इसको याद रखना दोस्तों, ये कहाँ से ला गया, USSR, कहाँ से, USSR, ठीक है, USSR यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, मूल कर्तव्य 51 में, और 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए। और भाग 4 क में ध्यान रखना दोस्तों, मेरी भाग 4 क में किसका वर्णन है, मूल कर्तव्य का। अब दोस्तों जो आगे का जो पार्ट है वो अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों का रीजनिंग एक्सपर्ट क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना।